नमस्कार मित्रों आज हम बात करते हैं एक ऐसे संत फ़कीर की जिसका न्यायपालिका से सीधा टकराव हुआ। और टकराव का मुद्दा एक था कि भारतीय संविधान की अपनी गरिमा है और उस गरिमा का हनन करने या उसमें अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अराजकता पूर्वक बदलाव लाने की शक्ति किसी में नहीं है। और अब उनका निधन हुआ 24 घंटे पूर्व, तो उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो आरंभ हुई। और फिर से इस संत फ़कीर को, जिसको हमने हाशिए पे रखा हुआ था फ़िलहाल, उसको एक बार फिर से चर्चा में लाया गया। और चर्चा में इतने सशक्त ढंग से आए कि हमें अफसोस होता है कि इतने लंबे अरसे तक हम इतनी बड़ी शख्सियत को कैसे हमने हाशिए पे टिकाए रखा। अब जब श्रद्धांजलियों का दौर शुरू हुआ है तो श्रद्धांजलियां देने वालों में देश के सर्वोच्च जो पदासीन अधिकारी हैं, उनमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सभी लोग शामिल हैं। बड़े श्रद्धा भाव से सब ने उसको याद किया है। लेकिन मित्रों, हमारे जो आम आदमी हैं, मेरे जैसे, वो कई बार इसके ऐसी शख्सियतों के जो करीबी रूप से जो ज्ञान होना चाहिए उससे अनभिज्ञ होते हैं। मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ इसलिए बांटना चाहता हूं कि मैंने इस फ़कीर के सिर्फ दर्शन किए हैं, उनसे मेरे बातचीत करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये फ़कीर, जिन्हें स्वामी केशवानंद भारती के नाम से जाना जाता है और जिन्हें केरल के बहुत सारे क्षेत्रों में शंकराचार्य के पदासीन प्रतिनिधि के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें कई लोग शंकराचार्य का नाम लेकर ही उनको संबोधित करते हैं, अब तक करते रहे हैं। ये मूल रूप से आप हैरान होंगे कि जिस शख्स का मैं संबंध न्यायपालिका के संदर्भ में जिसका जिक्र कर रहा हूँ, जिस शख्सियत का, उस शख्सियत का संबंध मूल रूप से साहित्य, कला, संगीत के साथ भी था। कर्नाटक संगीत में विशेष रूप से इन्हें दक्ष माना जाता था और कर्नाटक साहित्य का भी इनको विशेषज्ञ माना जाता था। और कर्नाटक में अगर नाट्य परंपरा जो है उसको भी प्रोत्साहन देने का किसी को श्रेय जाता है तो स्वामी केशवानंद भारती को जाता है। स्वामी केशवानंद भारती मित्रों, वहाँ के एक मठ है, वहाँ एक बड़ा प्रचलित मठ है, बड़ा चर्चित एडनीर मठ केरल में है। तो उस मठ के ये मठाधीश रहे सारी उम्र। 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था और संन्यास लेने के बाद इनको उसी मठ का जो अधिपति है इनको घोषित कर दिया गया और उसके बाद इनका सिलसिला शुरू हुआ। मूल रूप से जो चर्चा में आए वो एक केस को लेकर आए, लीगल केस को, कानूनी केस को, जो केस आज भी जब भी कभी किसी भी अधिकार की बात होती है उस वक्त स्वामी केशवानंद भारती वर्सेस ये कोर्ट होता है। आज भी जब लॉ कॉलेजेस में या लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जब कुछ पढ़ाया जाता है संविधान में प्रदत्त अधिकारों के बारे में, तो उस वक्त भी स्वामी केशवानंद भारती का जिक्र हर हाल में आता है। और मित्रों, इनका पक्ष इतना सबल था, इतना प्रबल था कि आप थोड़े से हैरान भी हो सकते हैं कि इनकी वकालत के लिए खुद नानी पालखीवाला जैसे दिग्गज वकील ने अपनी सेवाएं दी थी। नाना पालखीवाला से कुछ पत्रकारों ने तब पूछा था कि आपको मठ की ओर से क्या इतना शुल्क मिला जितना आप लेते हैं अक्सर, तो क्या आपको, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये मामला इतना संवेदनशील है, इसमें लीगल फ़ी देने का सवाल ही नहीं है। मैंने अपनी सेवाएं स्वयं स्वामी जी को अर्पित की हैं क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि अगर इस मुद्दे पर हम लोग खामोश रह गए तो हमारे संविधान की जो गरिमा है वो इधर उधर भटकती फिरेगी। मुद्दा क्या था? मुद्दा एक ज़मीन को लेकर था मित्रों। और वो ज़मीन को लेकर जो मुद्दा शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम के ख़िलाफ़ स्वामी केशवानंद भारती की अपील से शुरू हुआ था, वो मुद्दा बाद में इतना ज़्यादा प्रबल हो गया कि संविधान पीठ ने, हमारी देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जिसे संविधान पीठ भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो व्यापक स्तर पर वो सुनवाई करती है, 13 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस केस को सुना। और आपको एक बात और आश्चर्यजनक बात, जो मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है, आपके लिए भी होगी, जानकारी बांटनी चाहिए आपस में,
कि सबसे ज़्यादा जो लगातार सुनवाई हुई हमारे देश में किसी भी मुकदमे की, वो राम जन्मभूमि का था। वो शायद 48 दिन चला था लगातार। और ये जो सुनवाई केशवानंद भारती वर्सेस केरला सरकार का अधिनियम, इसकी सुनवाई जो है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 68 दिन तक चली। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 13 में से 7 ने इस प्ली को माना कि संविधान की उसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जितने भी न्यायपालिका के लोग थे, या न्यायविद थे, या कानूनविद थे, या संविधान के विशेषज्ञ थे, सभी इस बहस में पार्टिसिपेट करते रहे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसी मुद्दा जब भी अब कभी किसी भी ज़मीन के आवंटन का आता है जिस पर राज्य सरकार कोई आपत्ति जताती है, तो उस वक्त जब भी सुनवाई होती है किसी मामले की, तो केशवानंद भारती का नाम उस वक्त, उनके अपने केस के सिलसिले वाला जो नाम है, उस वक्त ज़रूर चर्चा में आता है। और हर बार उसको कोट किया जाता है और हर बार उसको स्वीकार किया जाता है। मूल रूप से इनका केस था एक ज़मीन को लेकर। ज़मीन का अधिग्रहण केरल सरकार ने अपने एक अधिनियम, एक नया कानून बनाकर उसका जो इनके मठ की ज़मीन थी, मठ की धरती थी, उस धरती का कुछ भाग जो था एक्वायर किया था। इसी बात को लेकर वो न्यायालय में गए थे कि ये सरकार को इस बात का कोई हक नहीं है कि वो संविधान में जो आज़ादी मिली है अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रचार और प्रसार के लिए, उस आज़ादी का हनन कोई राज्य सरकार नया कानून बनाकर नहीं कर सकती। क्योंकि संविधान में इस बात की, जैसे संविधान में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, एक्सप्रेशन का राइट मिला है, तो ये मौलिक अधिकार का मामला है कि धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं चल सकता। और राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाकर किसी भी धार्मिक संस्थान की ज़मीन को लेना चाहती है, हड़पना चाहती है, तो वो उस बात के लिए उसको अधिकार नहीं है। और इसी बात को लेकर ये गए थे अदालत में। बाद में हाई कोर्ट में जब सुनवाई ज़्यादा देर नहीं चली, हाई कोर्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पहले छोटी बेंच ने सुना। छोटी बेंच ने महसूस किया कि ये मामला इतना संवेदनशील है कि इसको तो बड़ी बेंच ही सुन सकती है, हम लोग तो सुनने के लायक भी नहीं हैं। और फिर संविधान पीठ 13 सदस्यों वाली उसका गठन हुआ और उसमें 13 में से 7 जजों ने इस बात का निर्णय दिया कि संविधान के मूल रूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो ये एक प्रकार से माना ये जाना चाहिए, जो कि बात आज स्वीकार श्रद्धांजलि के वक्त में की गई है, कि ये संविधान के, भारतीय संविधान के ऐसे रक्षक थे जिन्होंने गरिमाओं की रक्षा की। ये बात अलग है कि वो बाद में जो कोर्ट का जो इनकी मठ की ज़मीन का केस था, उसमें इनको सफलता नहीं मिली। उसमें कुछ और एक तर्क आ गए थे जिन तर्कों के आधार पर इनकी बात स्वीकार नहीं की गई। लेकिन जो मूल मुद्दा इसी विवाद के बहाने से उठा था कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन या किसी प्रकार की जो छेड़छाड़ है अनावश्यक रूप से उसकी मूल अवधारणाओं की, उसकी जो ओरिजिनल जो फ्रेमवर्क है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। संविधान की गरिमा अक्षुण्ण है। और मैं समझता हूँ कि संविधान बनाने वालों ने तो कुछ एक चीज़ें बहुत सोचकर गहन अध्ययन के बाद ये चीज़ें बनाई थी। और उसके बाद उनकी गरिमाओं की रक्षा करना, ये दायित्व न्यायपालिका पर छोड़ा था कि न्यायपालिका संविधान की जो मूल व्याख्या है उससे छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ हमेशा दखल देगी। और जब दखल देने का वक्त आया तो उस वक्त न्यायपालिका ने लंबी बहस के बाद और बहुत सारे नज़रियों को सामने रखते हुए व्यापक रूप से बहुमत से ये फैसला दिया कि इसमें संविधान की जो मूल अवधारणा है उससे कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। तो मित्रों, आज इसी बहाने से हम ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिस शख्सियत को भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है। यद्यपि उनका संबंध एक छोटे से मठ से था, जो मठ अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद स्कूल का एक शाखा को
शाखा से जुड़ा हुआ था, एक सीमित वैचारिकता से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ वो दे गए हैं वो भारतीय कानून, भारतीय विधान और भारतीय संविधान दोनों के इतिहास में अमर हो गई है। स्वामी केशवानंद तो गए, लेकिन उनका नाम भारतीय न्यायपालिका के सामने स्वर्ण अक्षरों में बिल्कुल लिखा भी जाएगा और वो बार बार कोट होता रहेगा, उद्धृत होता रहेगा, क्योंकि उसके बिना किसी भी मौलिक अधिकार के सवाल पर किसी भी फैसले पर पहुंचा नहीं जा सकता। इतनी बड़ी शख्सियत को नमन करना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। बेशक हमने उनको अब तक नहीं समझा, लेकिन महत्व देखिए कितना है कि एक आदमी ने पूरी की पूरी व्यवस्था को चुनौती दी और उस चुनौती के बलबूते पर भारतीय संविधान की रक्षा की। शुक्रिया दोस्तों।